Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about importance of scientific temper. और जो इस आर्टिकल में आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं दे आर यूज़फुल फॉर राइटिंग एन एसे एंड इससे पीटी में भी सवाल पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं. देखिए 1893 में it was just a coincidence that Swami Vivekanand and Jamsetji Tata was a well-known industrialist of India at that time. उस टाइम में काफ़ी गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे. उसमें से जमशेदजी टाटा एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के. तो स्वामी विवेकानंद जी और जमशेदजी टाटा दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम जापान टू कनाडा in order to participate in वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन. इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद जी तो पार्टिसिपेट कर रहे थे और जमशेदजी टाटा उसको बस विटनेस करने जा रहे थे. उसके अलावा वो एक टेक एक्सपो को भी वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करने जा रहे थे जमशेदजी टाटा. मुद्दा ये है कि दोनों के दोनों एक ही यॉट पे एक ही शिप पे 12 दिन के लिए थे और वो एक साथ वो सफ़र कर रहे थे फ्रॉम जापान टू कनाडा. तो इन 12 दिनों में उनके बीच में काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए. उन डायलॉग्स को अलग अलग जगहों पे मेंशन भी किया गया है और ये डायलॉग काफ़ी हिस्टोरिकल रहा है. माना जाता है कि दिस सी वॉयाज चेंज्ड इंडिया. तो क्या हुआ इस मूवमेंट के दौरान वो ज़रा समझते हैं. देखिए जो मेन मुद्दा था, द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन वाज कि स्वामी विवेकानंद जी ने बार बार कन्विंस किया जमशेदजी टाटा को कि सर देखो टेक्नोलॉजी तो इंपोर्ट करा जा सकता है बाहर से, टेक्नोलॉजी कैन बी इम्पोर्टेड बट साइंटिफिक टेम्पर कैन नॉट बी बॉट एंड इट मस्ट बी बिल्ड विद इन अ कंट्री. क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को पता था कि जमशेदजी टाटा जो है वो टेक्नोलॉजी टेक एक्सपो में जा रहे हैं कनाडा यूएस. वहाँ से वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया लाने देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इंडिया लाई जा सकती है. तो इस पे वो कन्विंस कर रहे थे जमशेदजी टाटा को कि सर देखो टेक्नोलॉजी आप लेकर के जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला ब्रेन भी इंडिया में होना चाहिए. इसके लिए हमें इंडिया के अंदर इंडियंस के अंदर वो साइंटिफिक थिंकिंग साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की डायरेक्शन में कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो हम कहीं से इम्पोर्ट नहीं कर सकते. तो जो पूरा का पूरा डिस्कशन था इन 10-12 दिनों में इन दोनों के बीच में वो इसी आइडियाज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था. और इस डिस्कशन का इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ जमशेदजी टाटा के ऊपर कि उन्होंने उसके बाद आते के साथ ही सबसे पहले तो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोला इन बेंगलोर. यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप का ये प्रेस रिलीज है. इंस्पायर्ड बाय चांस मीटिंग विथ स्वामी विवेकानंद अबोर्ड अ शिप इन 1893, Jamsetji Tata donated a large portion of his wealth towards building of the nation by building of the Indian Institute of Science at Bangalore. तो ये तो डायरेक्टली उन्होंने आते के साथ पहला स्टेप किया कि एक साइंस के फील्ड में हमारे देश में डेवलपमेंट हो, हमारे यहाँ के जो यंग लोग हैं उनकी साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो, उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोला गया बेंगलोर में. उसके अलावा टेक्नोलॉजी फील्ड में फिर टाटा ग्रुप ने कई सारे नए इनिशिएटिव्स लेने शुरू कर दिए. उसके पहले हमारा देश जो है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो पूरी तरह से बैकवर्ड था. हम मान सकते हैं कह सकते हैं कि आज भी हम पूरी तरह से तो ग्लोबल लीडर नहीं है बट येस वी आर वन ऑफ द चैलेंजर. तो लेकिन उस टाइम में तो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट थे आउटसोर्सिंग पे फॉर टेक्नोलॉजी. तो धीरे धीरे टाटा के अंदर ये कल्चर शुरू हुआ टेक्नोलॉजी को इंकरेज करने का, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने का, उनके प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कराने का. धीरे धीरे टाटा सॉफ्टवेयर फील्ड में घुसी. TCS आपको पता है बड़ी वेल नोन कंपनी है. तो इस तरीके से टाटा ग्रुप ने एक टेक्नोलॉजी कल्चर ले डाउन किया हमारे देश के अंदर और जिसका बहुत सारा जो श्रेय जाना चाहिए वो जाना चाहिए टू दिस कन्वर्सेशन बिटवीन स्वामी विवेकानंद एंड जमशेदजी टाटा. और धीरे धीरे ये जो फाउंडेशन ले डाउन किया गया आफ्टर दिस कन्वर्सेशन
उसके कारण आज नतीजा देखिए कि इंडिया इज़ वर्ल्ड लीडर इन फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर। हर तरह की टेक्नोलॉजी में तो नहीं, लेकिन कम से कम सॉफ्टवेयर की फील्ड में वी आर वर्ल्ड लीडर। एक इस आर्टिकल में ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन आया था जो काफ़ी बेहतरीन लाइन है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एस्से राइटिंग में, कि नाउ इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर सॉफ्टवेयर दैन सऊदी अरबिया डज ऑयल। अब आप सोचेंगे कि सर सॉफ्टवेयर और ऑयल को आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं, तो दिस इज़ बीइंग कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। जितने का सऊदी अरबिया ऑयल नहीं बेच रहा, उससे ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। तो और हाल फिलहाल में इसी आर्टिकल में ये भी बताया गया कि चाइना आफ्टर कोविड-19, चाइना के बहुत सारे जो उसका जो सॉफ्ट पावर है कहीं ना कहीं थ्रेटन हुआ है, उसके इमेज ख़राब हुई है। उसके कारण इंडिया के पास एक बार फिर से एक अच्छा मौका है अपने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का। तो मुद्दा ये है कि इंडिया आज के दिन जो अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक लीडर मानता है, तो उसके पीछे ये जो हिस्टोरिकल वोयाज थी, ये कन्वर्सेशन है, ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं। देखिए एस्से अगर आपने कभी लिखा हो तो आपको आइडिया होगा कि एस्से की शुरुआत या तो किसी कहानी से की जाती है, नहीं तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से की जाती है, तो वो एक बेहतर एस्से माना जाता है। तो इस कहानी से आप शुरुआत कर सकते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट उसने इंडिया का डायरेक्शन बदल दिया। तो और वो डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कितनी स्ट्रांग है, कितना कन्विंसिंग है। तो आप इसको कन्विंसिंग तरीके से इस स्टोरी को रख सकते हैं वाइल राइटिंग एन एस्से। उसके अलावा ज़रा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। तो देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1893 एट शिकागो इन यूएस। टोटल अभी तक 6 इस तरह के इंटरनेशनल मॉडर्न पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हुए हैं, लेकिन ये पहला जो हुआ था 1893, वो जिसकी मैंने बात की इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे स्वामी विवेकानंद जी, जहां उनकी मुलाकात हुई जमशेदजी टाटा से। तो ये एक और बात आपको जाननी है कि द काउंसिल फॉर पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन इज हेड क्वार्टर्ड इन शिकागो। इट्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आर इलेक्टेड फ्रॉम वेरियस फेथ कम्युनिटी, मतलब अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच से इनके ट्रस्टी चुने जाते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1893 वाला, उसमें अलग अलग धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका नाम एक बार देख लीजिए। जैन कम्युनिटी से थे वीरचंद गांधी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से थे अंगारिका धर्मपाल, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे स्वामी विवेकानंद, एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू स्पीक। और ये कॉन्फ्रेंस जो 11 सितंबर को शुरू हुआ, उसमें सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने ही स्टार्ट किया। क्रिश्चियनिटी वाज रिप्रेजेंटेड बाय जी बोनेट मोरे एंड इस्लाम वाज रिप्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अलेक्जेंडर रसल वेब। इनफैक्ट आपको एक बात जाननी है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू भी किया और अंत में भी फिर उन्होंने कंक्लूड भी किया इस पूरे के पूरे वर्ल्ड पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस को ऑन रिलीजन। जो स्वामी विवेकानंद जी का स्पीच था, उसका थीम भी ज़रा समझ लीजिए, ऐसे में काम आ सकता है। उनका थीम था कि दुनिया के जो भी धर्म हैं उन सबको आपस में एक समन्वय बना के रखना चाहिए। दे शुड लुक फॉर अ हारमनी विथ ईच अदर, दे शुड लुक फॉर को एग्जिस्टेंस, देयर शुड नो एक्सक्लूसिविटी। Exclusivity means one religion should not look to survive at the cost of other. The religion should be inclusive in nature, and every religion should try to grow according to the law of their own growth. जो उनके धर्म में बताया गया आप उसको अच्छे से करते रहेंगे तो कहीं भी आपको एक्सक्लूसिविटी नहीं दिखेगी। आपको कभी भी अगर जो भी धर्म में सही तरीके से बताया गया, आप सही तरीके से अगर उसको इंटरप्रेट करेंगे आपके धर्म में, तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विथ अदर रिलीजन, क्योंकि सारे रिलीजन एक ही बात बताते हैं, एंड दैट इज़ टू कनेक्ट विथ अदर पीपल एंड टू कनेक्ट विथ गॉड। रिलीजन का वर्ड मतलब ही है, इट हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड रेलीगेयर। रेलीगेयर मीन्स टू कनेक्ट, तो टू कनेक्ट विथ पीपल। इट डज नॉट से टू कनेक्ट विथ पीपल ऑफ योर रिलीजन ओनली। ये मिस इंटरप्रिटेशन होगा। तो कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता कि आपस में डिवीज़न होना चाहिए, आपस में कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। तो इस कारण से अगर रिलीजन के ट्रू सेंस को लिया जाए तो देयर विल बी नो कन्फ्लिक्ट। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का स्पीच का थीम था कि इफ़ वी टेक रिलीजन इन इट्स ट्रू सेंस, इट विल लीड टू वर्ल्ड हार्मनी, इट विल लीड टू पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एंड इट इज़ पॉसिबल दैट पीपल ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन फॉलो देयर ओन रिलीजन
रीजन इन रिलीजियस मैनर, स्टिल दे वुड प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ conflict and ensure peaceful coexistence. The next article is taken from international segment. It is about Durand Line and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So देखिए कॉन्टेक्स्ट समझते हैं सबसे पहले इस आर्टिकल का। आप सबको तो पता ही है कि तालिबान ने पॉलिटिकल पावर अक्वायर कर लिया अफ़गानिस्तान में। 15 अगस्त को तालिबान ने एकाएक से पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया था इस साल 15 अगस्त को। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार के ऊपर ये एलिगेशंस लगते रहे कि पाकिस्तान की सरकार या एटलीस्ट वहाँ की आर्मी और आईएसआई ने तालिबान की मदद की है उसको वहाँ पे कंट्रोल जमाने में। और एक बार तालिबान जब पावर में आ गया अफ़गानिस्तान के तो कुछ देश जैसे कि पाकिस्तान, चाइना या रसिया ने उनको सीधा सीधा सपोर्ट भी दिखाया है। इमरान खान ने तो साफ साफ कहा कि नाउ अफ़गानिस्तान इज़ फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल, सो ही वाज इन फेवर ऑफ और ए काइंड ऑफ सपोर्ट ऑफ तालिबान रूल। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये पाकिस्तान दो करेंटली इट इज़ सपोर्टिंग तालिबान रूल, लेकिन because of Durand line there might be friction between Taliban and Pakistan in future. तो ये जो Durand line है this might be a major bone of contention between Taliban and Pakistan. तो क्या है Durand line वो जरा समझते। देखिए ये है ये रेड लाइन Durand line, it is the international border between Afghanistan and Pakistan. इसका नाम Durand इसलिए है क्योंकि it was fixed by British civil servant Sir Henry Mortimer Durand after entering into an agreement with Afghan Amir Abdur Rahman Khan in 1893. अब इसमें दिक्कत क्या है? What are the issues associated with Durand line? देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने अफ़गानिस्तान से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल में बताया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामिक आइडेंटिटी तो देखिए बहुत लेट आया। अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो पश्तून लोग हैं पश्तून्स ऑफ अफ़गानिस्तान दे आर इन मेजॉरिटी। और ये जो पश्तून्स हैं ये पश्तून ही हैं ज़्यादातर वो तालिबानी, क्योंकि ये पश्तून ही हैं जिनको स्टार्टिंग में यूएस ने गन सप्लाई किए, आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई किए, क्योंकि इन पश्तून्स के अगेंस्ट ही यूएसएसआर ने अपनी यहाँ पे सरकार बनाई थी विथ हेल्प ऑफ तजिक्स एंड उज्बेक्स। आई होप आपको वो बात याद होगी, ये पहले मैं करा चुका हूँ डिटेल में अफ़गानिस्तान की डेमोग्राफी। सो अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो उस आर्टिकल का मैं डेट भी मेंशन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो अफ़गानिस्तान की डेमोग्राफी में करा चुका हूँ जहाँ पे मैंने बताया कि पश्तून्स मोस्टली नाउ दे कन्वर्टेड लेटर ऑन इनटू तालिबानी। अब ये पश्तून्स जो हैं वो बहुत सारे पश्तून्स दुरांद लाइन के दूसरे साइड में यानी कि पाकिस्तान साइड में भी रहते हैं। ये जब बॉर्डर डिसाइड किया था ब्रिटिशर्स ने अफ़गान आमिर के साथ मिलकर के, उस टाइम उनसे फोर्सफुली बहुत सारा एरिया अक्वायर कर लिया था। मतलब ये आप देख सकते हैं ये पश्तून जहाँ तक रहते हैं ये सारा एरिया थ्योरेटिकली अफ़गानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली बहुत सारा हिस्सा अपने हवाले कर लिया इन ऑर्डर टू कीप इट अ बफर जोन टू प्रिवेंट एनी रसियन अटैक। तो रसिया से अपने आप को बचाने के लिए एक बफर जोन रख लिया अच्छा खासा ब्रिटिशर्स ने इन ड्यूरिंग दिस एग्रीमेंट साइंड इन 1893। अब मुद्दा ये है कि कई सारे पश्तून्स इधर रहते हैं पाकिस्तान साइड में, और अब उस टाइम में तो 1893 में एग्रीमेंट साइन हो गया, लेकिन बाद में अफ़गानिस्तान इस दुरांद लाइन को इंटरनेशनल लाइन की तरह एक्सेप्ट नहीं करता है। दो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आइडेंटिफाइज दिस दुरांद लाइन एज एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बट अफगानिस्तान डज नॉट एक्सेप्ट दिस दुरांद लाइन एज एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इट डिस्प्यूट्स दिस लाइन। वो कहता है कि ये पूरा का पूरा टेरिटरी हमारा है। अगर अफगानिस्तान के पूरे क्लेम को माना जाए तो पाकिस्तान का लगभग 60% लैंड जो है वो अफगानिस्तान के पास चला जाएगा। एंड एज आई सेड द डुरांड लाइन कट्स थ्रू पश्तून्स होमलैंड ऑफ द रीजन। अब तालिबान वापस से पावर में आया है। पहले की जो अफगानिस्तान सरकार थी उसका ये ऑफिशियल स्टैंड था कि ये दुरान लाइन जो है वो डिस्प्यूटेड है एंड सम ऑफ द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान इज़ बीइंग इलीगली कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड था, लेकिन उनके पास इतना पावर तो था नहीं, ना ही उतना पॉलिटिकल सपोर्ट था कि वो ये एरिया पाकिस्तान से फोर्सफुली ले सकें। लेकिन अब तालिबान पावर में आया है और तालिबान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है,
दुरांत लाइन के ऊपर नेगोशिएट करने के लिए, कुछ एक टेरिटरी एक्वायर करने के लिए। अब नेचुरली आपके मन में सवाल आएगा कि सर तालिबान तो पाकिस्तान के सपोर्ट से ही आया है, और तालिबान फिर पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों फिर डिस्प्यूट करेगा। तो सवाल मुद्दा यह इसी आर्टिकल में बताया गया है कि तालिबान जो है वो मौजूदा जो तालिबान है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। वो पहले जैसे 1996 से 2001 तक का तालिबान था वो पूरी तरह से पाकिस्तान ISI के कंट्रोल पे ही था, मोर और लेस, उस तरह का नहीं है अब। इट इज़ सीकिंग टू एवॉल्व एज एन ऑटोनोमस स्टेट। ये अब 1996 से 2001 वाला तालिबान नहीं है, ये अपने आप को एक ऑटोनोमस मॉडर्न स्टेट की तरह प्रोजेक्ट करना चाहता है। तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि जो अफ़गानिस्तान सरकार का स्टैंड था वही स्टैंड ये तालिबान भी लेगा, एंड इट विल डिस्प्यूट दिस ड्यूरैंड लाइन, क्योंकि उसको अपने पूरे पश्तून लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि अगर वो इस तरह का स्टैंड नहीं लेता है तो उसको लोकल पश्तून्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जब ये ड्यूरैंड लाइन को डिस्प्यूट करेगा इन ऑर्डर टू सीक और गार्नर सपोर्ट ऑफ लोकल पश्तून्स, उस केस में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि थ्योरेटिकली फिर 60% लैंड ऑफ पाकिस्तान विल बी क्लेम्ड बाय तालिबान, एंड पाकिस्तान और तालिबान के बीच में ही इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं फिर से सिंप्लीफाई कर दूं कि जो पहले तालिबान था वो पाकिस्तान के एक प्रॉक्सी की तरह काम करता था, लेकिन जो मौजूदा तालिबान है एक मॉडर्न स्टेट की तरह अपने आप को डेवलप कराना चाहता है, एक सरकार की तरह। आप देखिए वो कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम अनाउंस किया उन्होंने, उसका बोर्ड चेयरमैन सब अनाउंस किया इन्होंने। तो दे आर नाउ डेवलपिंग एज ए स्टेट, और व्हेन दे आर डेवलपिंग एज ए स्टेट दे विल टेक एन ऑफिशियल स्टैंड, और जब ऑफिशियल स्टैंड लेंगे तो दे कैन नॉट से कि नो वी रिकॉग्नाइज दिस ड्यूरैंड लाइन एज एन ऑफिशियल लाइन, और इफ दे डिनाई legality of this Durand line, in that case the problems of Pakistan will rise, और पाकिस्तान और तालिबान के बीच में हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी, जिसका फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है। क्योंकि जो इंडिया का मेन डर है कि तालिबान पाकिस्तान एक्सिस बनते ही इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ेगा, वो फिर कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो इट विल बी सीन कि तालिबान किस हद तक, देखिए किस हद तक दुरान लाइन को डिस्प्यूट करता है, कितना पाकिस्तान को प्रेशराइज करता है, इट इज़ येट टू बी सीन। बट दिस इज़ वन पॉइंट वेयर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान विल हैव, पाकिस्तान एंड तालिबान विल हैव लॉगर हेड्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, ये हिंट्स के लिए ये इमेज भी दे रखा है, इसको देख करके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट JAPAD 2021. This topic is important from our syllabus. It's not important from mains perspective, लेकिन PT में शायद से आपसे पूछ लिया जाए। तो JAPAD 2021 is मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। लगभग दुनिया के 17 ऐसे देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इनवाइट किए गए हैं, जिसमें से 9 जो है वो पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं, 17 इनवाइट किए गए हैं। ध्यान से समझिए, 17 इनवाइट किए गए हैं, जिसमें से इंडिया भी इनवाइट किया गया है बाय रसिया। ये JAPAD 2021 जो मिलिट्री मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इट इज़ बीइंग हेल्ड इन निजनी रसिया, दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, इट विल कंटिन्यू फ्रॉम 3 सितंबर टू 16 सितंबर। और ये निजनी रसिया में हो रहा है। रसिया ने दुनिया के 17 कंट्रीज़ को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है, उसमें से ग्राउंड पे 9 पार्टिसिपेट करेंगे, वाइल 8 विल रिमेन ऑब्जर्वर। तो चाइना और पाकिस्तान ऑब्जर्वर हैं, जबकि इंडिया इसमें ग्राउंड पे पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया के साइड से 200 आर्मी पर्सनल्स फ्रॉम नागा बटालियन ग्रुप विल बी पार्टिसिपेटिंग। ये देख सकते हैं, ये नागा बटालियन ग्रुप के जवान भारतीय वायुसेना से ट्रांसपोर्ट किए गए टू निजनी रसिया टू पार्टिसिपेट इन दिस JAPAD 2021। इतना याद नहीं करना है, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा JAPAD 2021 हुआ कहाँ पे था, किसने कराया था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया या नहीं। ये PT में आ सकता है एट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज़ अबाउट बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ द करंट न्यूज़। इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह हैज़ बीन अवार्डेड बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड because he was engaged in conservation of 3 critically endangered turtle species
और इनके एफर्ट्स के कारण ही ये जो 3 टर्टल स्पीसीज़ हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल स्पीसीज़ हैं, दे हैव बीन ब्रॉट बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। तो लगभग इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी, लेकिन इनकी पॉपुलेशन को वापस से रिवाइव कराया है शैलेंद्र सिंह ने इन 3 तरह के टर्टल्स के। इन 3 तरह के टर्टल्स के नाम बाद में देखेंगे। इनके इन कंट्रीब्यूशन के कारण इनको बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। तो बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड के बारे में ज़रा समझते हैं पहले। इट इज़ कंसिडर टू बी नोबेल प्राइज ऑफ टर्टल कंजर्वेशन एंड बायोलॉजी। दुनिया की 4 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके देती हैं, टर्टल सर्वाइवल अलायंस IUCN, टोर्टॉइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप एंड टर्टल कंजर्वेशन फंड। ये चारों नाम याद मत रखो, मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में आएगा। एटमैक्स एक नाम याद रखो, जॉन बेहलर। ये जॉन बेहलर के नाम के बाद ही ये अवार्ड दिया जाता है, बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। जॉन बेहलर वाज अ वेरी वेल नोन टर्टल कंजर्वेशनिस्ट। अब जो 3 टर्टल स्पीसीज़ को, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल स्पीसीज जिनको इन्होंने कंजर्व किया है, जिनकी पॉपुलेशन बढ़ाई है, जिस कारण से इनको ये अवार्ड मिला है शैलेंद्र सिंह को, उन तीनों स्पीसीज़ के बारे में भी समझते हैं। रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, ये है रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। ये सिर्फ साउथ एशिया में मिलता है, ऑफ कोर्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो ही है। दूसरा है नॉर्थ रिवर तेरापिन, इट इज़ फाउंड इन बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया के कुछ एक पार्ट में जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इंडोनेशिया, मलेशिया में मिलता है। ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ये दोनों याद रखो ना रखो, लेकिन अगर आप APSC एस्पिरेंट हो तो ये ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल तो याद रखो, पहले भी मैं करा चुका हूँ, क्योंकि ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडिया के अंदर इट इज़ फाउंड ओनली इन असम, बाकी सब अगर कहीं मिलता होगा तो दैट वुड बी एन एक्सेप्शन। अदरवाइज अगर इसका नोन किसी स्टेट में अगर ये डॉक्यूमेंटेड तरीके से अगर पाया जाता है तो वो है असम में, ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल। तो इंडिया में असम के अंदर, उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर चिटगोंग और सिलहट में ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इन तीनों स्पीसीज़ को कंजर्व करने के कारण शैलेंद्र सिंह को ये बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। आई एम सो सॉरी। The next article is taken from Assam segment. It is about panel to inquire Bhagjan oil well fire. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो सबसे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि ऑयल नंबर 5, जिसको BGR 5 भी कहते हैं, ऑफ भगजन ऑयल वेल दैट एक्सप्लोडेड लास्ट ईयर ऑन 27 मई 2020। पिछले साल ये एक्सप्लोजन हुआ था। लगभग ये 100 दिनों तक ये फायर कंटिन्यू रहा भगजन ऑयल फील्ड में। उसके बाद NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक इंक्वायरी पैनल भी बैठाई थी, 10 लोगों की इंक्वायरी पैनल, 10 मेंबर इंक्वायरी पैनल दैट वाज हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ आसाम। लेकिन अब इसमें थोड़े से चेंजेज आए हैं। सो क्या चेंजेज आए हैं, क्या है करंट न्यूज, वो ज़रा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 10 मेंबर की पैनल थी इसको ख़त्म कर दिया है और एक नई पैनल बनाई है टू इंक्वायर द रीजन बिहाइंड दिस ऑयल वेल फायर, भगजन ऑयल वेल फायर। और जो नई पैनल है इट विल बी 5 मेंबर पैनल हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट जस्टिस BP कताके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हमें लगता है कि ये जो काम है ये इसमें थोड़ा सा एडजुडिकेटरी नेचर का भी है, मतलब थोड़े से जुडिशियल नेचर का काम है। इस कारण से चीफ सेक्रेटरी द्वारा हेडेड पैनल वुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट पैनल टू इंक्वायर दिस पर्टिकुलर इशू, और इसी कारण से हमने उस पैनल को ख़त्म करके एक नया पैनल बनाया। सुप्रीम कोर्ट सेड, एक बार पढ़ भी लेते हैं उनका स्टेटमेंट एज इट इज़। वी आर ऑफ द व्यू दैट इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू टास्क चीफ सेक्रेटरी पर्सनली इन टेकिंग अप दिस टास्क विच इज़ मोर और लेस ऑफ एडजुडिकेटरी नेचर, combining expert domain knowledge of issues pertaining to environmental concerns. So that's all from our side for today. Thanks for watching.